नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भारती मालपानी, पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार भाग 2 की पुनरावृत्ति करेंगे। इस भाग में हम 6.4 प्रतिकृति, 6.4.1 प्रायोगिक प्रमाण, 6.4.2 कार्यप्रणाली व एंजाइम, 6.5 अनुलेखन, 6.5.1 अनुलेखन की इकाई, 6.5.2 जीन, 6.5.3 आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम, 6.6 आनुवंशिक कूट का अध्ययन करेंगे। 6.4 प्रतिकृति। डीएनए के द्विकुंडलित रचना के साथ ही वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की प्रतिकृति योजना प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवंशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता था। प्रतिकृति को समझाने के लिए 3 तरह के मत दिए गए हैं, जिसमें है अर्धसंरक्षी, संरक्षी और परिक्षेपी। अर्धसंरक्षी को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक नई और एक पुरानी श्रृंखला होती है। संरक्षी में बनने वाली दोनों नई श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि परिक्षेपी मानने वालों का कहना है कि सबसे पहले जो श्रृंखलाएं होती हैं न्यूक्लियोटाइड की, वो पूरी की पूरी अलग हो जाती हैं, सारे न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाते हैं और फिर पुनः न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर जुड़कर नई श्रृंखलाएं बनाते हैं। इस प्रकार से नए और पुराने जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रतिकृति की तीनों विधियों में से अर्धसंरक्षी विधि को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। इस विधि में दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करने लगते हैं और नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होती है। जैसे इस चित्र में आप देखिए कि सबसे पहले ये जो दोनों लाल कलर से दिख रहे हैं डीएनए के स्ट्रैंड, ये पहले अकुंडलित हो जाते हैं और अकुंडलित होने के बाद अपने अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ढूंढ लेते हैं और ढूंढकर बंध बना लेते हैं, जिससे एक लाल और एक नीली कलर की जो दिख रही है, अर्थात एक नई और एक पुरानी श्रृंखलाओं के साथ नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। अर्धसंरक्षी विधि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक नया और एक पुराना जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड रहता है वो इनमें मिलता है। 6.4.1 प्रायोगिक प्रमाण। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को सिद्ध करने के लिए मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टॉल ने 1958 में एक प्रयोग किया ई कोलाई में। उन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें अमोनियम क्लोराइड उपस्थित था और इसमें नाइट्रोजन N15 वाला लिया गया था और ये अमोनियम क्लोराइड कई पीढ़ियों तक नाइट्रोजन का स्रोत था, जिसके कारण जो भी डीएनए इसमें बन रहे थे वो सभी N15 वाले यौगिकों के रूप में ही दिख रहे थे और इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते थे। इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया गया जिसमें साधारण अमोनियम क्लोराइड था। वह निश्चित समयांतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूने को लेने पर वह इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर पाया कि यह हमेशा द्विरुज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया।
इस प्रकार संवर्धन, जिसको N15 से N14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया था, इससे डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया गया कि इसका जो घनत्व था वो संकरित था। मतलब जो हमको डीएनए मिल रहा था उसमें N14 का भी एक स्टैंड था और एक N14 का भी था। डीएनए को दूसरी पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया तो पाया गया कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बने हुए थे। ई कोलाई के 80 मिनट तक वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए के घनत्व का अनुपात क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? है ना, हम 20 मिनट तक अगर कर रहे हैं तो हमको कैसा मिल रहा था? हाइब्रिड मिल रहा था। अगर हम 40 मिनट तक कर रहे हैं तो हल्के वाले और भारी वाले एक साथ भी मिल रहे थे और सामान्य भी मिल रहे थे। तो अगर हम 80 मिनट तक इनको संकरित कराते हैं, ग्रेडियंट कराते हैं, तो क्या अनुपात हमको मिलेगा, आप बता सकते हो क्या? ठीक इसी तरह के प्रयोग टैलेट और उनके सहयोगियों ने भी 1958 में विसिया फावा पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र वितरण कर पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थाइमिडिन का प्रयोग किया था और यह सिद्ध हो गया था कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो सेमी कंजर्वेटिव अर्धसंरक्षी विधि से ही होता है। 6.4.2 कार्यप्रणाली व एंजाइम। छात्रों, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो रहा है, एक से दो डीएनए का निर्माण हो रहा है जिसमें एक नई और एक पुरानी श्रृंखला है। लेकिन ये होता कैसे है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और इसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रतिकृति की जो क्रिया होती है उसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसमें है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हेलिकेज, गाइडेज एंजाइम भी भाग लेते हैं। ये केवल बहुलीकरण ही नहीं करते अपितु ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में लंबे दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते हैं, बल्कि डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलती हैं और जिसे हम लोग प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। डीएनए संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है। जीवाणु में पाए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रतिकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 एंड से थर्ड एंड की ओर ही डीएनए का संश्लेषण कर सकता है। यह संश्लेषण की शुरुआत नहीं करता है, बल्कि पहले से उपस्थित डीएनए खंड के थर्ड एंड सिरे से न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर उसे लंबा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इनमें थर्ड एंड टू 5 एंड की दिशा में एक्सोन्यूक्लियस क्रिया करने की क्षमता होती है। सर्वप्रथम प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल पर हेलिकेज एवं गाइरेज एंजाइम के प्रभाव से डीएनए के दोनों सूत्र विकुंडलित होकर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और दोनों सूत्र प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को डीएनए का पिघलन कहते हैं। डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे प्राइमेज कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। यह आरएनए प्राइमेज वास्तव में डीएनए के उस भाग का पूरक होता है जिससे यह बनता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम इस प्रारंभिक आरएनए के थर्ड एंड सिरे पर स्थित स्वतंत्र OH समूह से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, जिससे थर्ड एंड OH से अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। इस प्रकार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए के थर्ड एंड से 5 एंड की ओर निरंतर प्रतिकृति करता जाता है, जबकि दूसरे डीएनए के 5 एंड टू थर्ड एंड की तरफ प्रतिकृति की क्रिया छोटे छोटे
हिस्सों में अंतराल में होती है। इस कारण इस प्रक्रिया को असतत प्रतिक्रिया भी कहते हैं। डीएनए के ऐसे छोटे छोटे भाग जो प्राइमेस के साथ लगे होते हैं उन्हें ओकाजाकी कहते हैं, क्योंकि जापानी वैज्ञानिक ओकाजाकी ने इसकी खोज की थी। इस प्रकार डीएनए का वह सूत्र जो 3rd एंड टू 5 एंड की ओर जाता है वह अग्रगामी या सतत सूत्र कहलाता है, तथा जो सूत्र 5 एंड टू 3rd एंड की ओर आता है उसे पश्चगामी या असत सूत्र कहते हैं। छात्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति के लिए कुछ एक निश्चित स्थान होते हैं जिन्हें हम लोग प्रतिकृति स्थल या उराई कहते हैं। प्रतिकृति की जो शुरुआत होती है उसके लिए डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योजक डीएनए विधि के द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें हमें संवाहक की आवश्यकता होती है। सुकेंद्रीय में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में होती है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का जैसे हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि दो भागों में होता है, जिसमें एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और दूसरा ट्रांसलेशन। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करना अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक उन्नायक जिसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं, दूसरा संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा समापक या टर्मिनेटर होता है। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए का ही भाग होते हैं। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवता की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 एंड टू 3rd एंड की ओर ही उत्प्रेरित होता है। रज्जुक जिसमें ध्रुवता 3rd एंड टू 5 एंड की ओर होती है वह टेम्पलेट का कार्य करता है और टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। ये देखिए ऊपर वाला जो बना हुआ है जिसमें टेम्पलेट लिखा है, ये टेम्पलेट का कार्य करता है। जबकि दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवता 5 एंड टू 3rd एंड की ओर होती है वो आरएनए जैसा होता है। जो भी कोडिंग होती है, जो भी उसमें मैसेज होता है वो इसी में होता है। इस कारण इसको कोडिंग टेम्पलेट या कूट लेखन रज्जुक कहते हैं। उन्नायक और समापक किनारे पर देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, ये प्रमोटर लिखा हुआ है और यहाँ पर टर्मिनेटर लिखा हुआ है। उन्नायक और समापक किनारे पर होते हैं और बीच में यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है। ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई बनाते हैं। जो संरचनात्मक जीन के 5 एंड जो होता है उसी पर उन्नायक स्थित होता है। 6.5.2 अनुलेखन इकाई व जीन। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। जीन डीएनए पर स्थित होते हैं। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्ट्रोनिक जो कि यूकेरियोट में होते हैं या पॉलीसिस्ट्रोनिक ये हमारे प्रोकैरियोटिक में हो सकते हैं। सुकेंद्रीय में मोनोसिस्ट्रोनिक संरचना जीन मिलती है, जबकि अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम होता है जिसमें जीन विखंडित होते हैं। कूटलेखन अनुक्रम को एक्सॉन कहते हैं। ये वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व आरएनए में मिलते हैं। अव्यक्तेक परिपक्व आरएनए में नहीं मिलते। अव्यक्तेक का मतलब क्या है? इंट्रॉन। परिपक्व आरएनए में नहीं मिलते हैं। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रम द्वारा प्रभावित होती है। 6.5.3 आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। छात्रों, जैसा आप जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हम डीएनए और विषाणु में आरएनए का नाम लेते हैं, तो आरएनए के प्रकार को देखें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें mRNA, tRNA और rRNA। mRNA यह टेम्पलेट प्रदान करता है। tRNA एमिनो एसिड को लाने और आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम करता है।
rRNA यह संरचनात्मक व उत्प्रेरक का कार्य करता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। यह कुंडली को आगे खुलने व दीर्घीकरण में सहायता करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंचता है, तब नव निर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं और अनुलेखन समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों, इस चित्र में हम प्रोकैरियोट में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है 3 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले प्रारंभन होता है, फिर दीर्घीकरण और अंत में समापन होता है। तो इनिशिएशन में जो आरंभन होता है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रमोटर के साथ, जो उन्नायक होता है उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद डीएनए को खोलना शुरू करता है। जहां से डीएनए खुलना शुरू होता है वहां पर इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वहां पर ट्राइफॉस्फेट इनको एनर्जी प्रदान करता है। यह कुंडली धीरे धीरे आगे खुलने लगती है और खुलने के साथ ही आरएनए जो हमारा स्टैंड है वो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर केवल छोटी लंबाई वाला ही आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है। जुड़ने के बाद देखिए जैसे ही आगे बढ़ा तो एक आरएनए यहाँ पर धागा बन गया है और जैसे ही ये एंड पॉइंट पर टर्मिनेटर पर पहुंचते हैं तो किसी किसी केस में एक रो फैक्टर वहां पर जुड़ जाता है जो इंडिकेट करता है कि क्रिया संपन्न हो गई है। और उसके आने से ये देखिए थर्ड कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज और ये रो फैक्टर जो कि क्रिया को संपन्न कराने की सूचना दे रहा था, ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। इस प्रकार डीएनए अपना एक टेम्पलेट एमआरएनए का निर्माण कर लेता है। छात्रों, सुकेंद्रीय में 2 अतिरिक्त जटिलताएं मिलती हैं। यहाँ पर केंद्रक में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। पॉलीमरेज सेकंड विषमांगी केंद्र की आरएनए को अनुलेखित करता है, जो बाद में मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वो ट्रांसफर आरएनए को, एसआर आरएनए को और एसएन आरएनए को, जो छोटा केंद्र की आरएनए होता है, उसको ट्रांसक्राइब करता है। मतलब पहली जटिलता ये देखने को मिलती है। दूसरी जटिलता यह देखने को मिलती है कि प्रारंभिक अनुलेखन में जो एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों ही अक्रिय रहते हैं। चूंकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है तो यहाँ पर एक स्प्लाइसिंग होती है, जिसमें से जो इंट्रॉन वाले पार्ट होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो एक्सॉन रहते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस क्रिया के लिए यहाँ पर जो विषमांगीय न्यूक्लियस आरएनए होते हैं तो यहाँ पर 2 क्रियाएं करते हैं। एक करते हैं कैपिंग, जिसे हम आच्छादन कहते हैं, और दूसरी क्रिया होती है टेलिंग, जिसे हम लोग पुच्छन कहते हैं। तो आच्छादन की जो क्रिया होती है वो 5 एंड पर होती है, जहां पर मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। और जो थर्ड एंड रहता है जहां पर पुच्छन की क्रिया होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एडेनिन समूह जुड़ जाता है और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो आरएनए होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है और स्थानांतरण के लिए केंद्रक से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है ये 5 एंड पर यहाँ पर कैपिंग हो रही है और थर्ड एंड जो आरएनए लिखा हुआ है एमआरएनए, यहाँ पर टेलिंग की प्रोसेस होती है।
और ये जो लाल कलर के थोड़े से दिख रहे हैं वो हमारे इंट्रॉन हैं, और जो पीले कलर के हैं वो एक्सॉन है। तो जब एंजाइम की सहायता से इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो देखिए अभी लाल और पीला दिख रहा था, अब पूरा का पूरा एक साथ पीला दिखने लगा। मतलब जो इसमें से नॉन कोडिंग वाले पार्ट थे उनको अलग कर दिया गया और पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से केंद्रक के अंदर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। लिखी हुई है कि दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों मिलते हैं और दोनों ही असक्रिय होते हैं। इस प्रक्रम में एक प्रक्रम होता है जिसे संबंधन कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिससे अव्यक्तिक अलग हो जाता है और व्यक्तिक एक निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं। और एचआरएनए दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं कैपिंग और टेलिंग से होकर गुजरता है। अब जब कैपिंग होगी तो एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड HNRNA 5 एंड किनारे पर जुड़ जाता है और पुच्छन में एडेनिन समूह स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट थर्ड एंड किनारे पर जुड़ जाता है और पूर्ण संसाधित HNRNA को, जिसे अब हम mRNA कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। 6.6 आनुवांशिक कूट। प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से एमिनो अम्ल के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। इससे आनुवंशिक कूट की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करती हैं। छात्रों, आनुवंशिक कूट जॉर्ज गेमो ने दिया था। कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। ये जो कोड होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। कुल 64 कोड का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं आनुवंशिक कूट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला देखा जाए तो जो प्रकूट होते हैं वो त्रिक होते हैं, है ना, 3-3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से 61 कूट जो होते हैं वो एमिनो अम्ल का लेखन करते हैं, जबकि 3 जो प्रकूट होते हैं वो कोई भी लेखन का कार्य नहीं करते हैं। कूट अति विशिष्ट होते हैं। हर जो कूट बनेगा वो अपने ही अमीनो एसिड को कूट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अमीनो एसिड कोई भी कूट के द्वारा पढ़ लिए जाए। कुछ अमीनो एसिड का जो कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, तो ऐसे जो कूट होते हैं उन्हें अपह्रासित या संदिग्ध कूट कहते हैं। कूट सार्वभौमिक होते हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट की बात करें, सभी में जो कूट होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अब AUG जो है वो दोहरा कार्य करता है, जो मिथायोनिन का कूट भी करता है और जो प्रक्रिया रहती है उसको प्रारंभ करने का भी काम करता है। जो प्रकूट होते हैं उनके बीच में कॉमा नहीं होता है और ये जो कूट होते हैं mRNA में लगातार पढ़े जा सकते हैं। छात्रों, जैसा हमें मालूम है कि हमारे शरीर में 34 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे काम के रहते हैं। तो ये अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला ही प्रोटीन कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जेनेटिक कोड जो 64 हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए UCAG लिखा हुआ है, UCAG है, UCAG है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने थाइमिन क्यों नहीं लिखा है, तो ये मैसेंजर RNA है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बना है, इसमें मैसेज है और यही अमीनो एसिड को कोड करेगा और कोड करके राइबोसोम के पास जब ले जाएगा तो इसी से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो देखिए AUG लिखा हुआ है, ये मिथायोनिन है और यही ये जब कूट आता है तब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और यहाँ पर UAA, UAG और UGA है। ये 3 कोड ऐसे हैं जिसके आने से प्रोटीन की जो प्रक्रिया रहती है उसका बनना जो रहता है वो रुक जाता है। ये समापन कोडॉन हम कह सकते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी इनको कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस
अमीनो एसिड से शुरू होती है, उसके लिए कौन सा कोड होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। छात्रों, अब हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में एक शब्द में उत्तर देना है आपको या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रारंभन कोड का नाम क्या है? इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, एक प्यूरिन क्षारक का नाम लिखना है। तीसरा है, समापन कोड का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है आपके लिए कि AUG कौन सा कोड है, ठीक है। आज के लिए बस इतना। अगली पाठ के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।